मासूम बच्चे बैलगाड़ियों पर सवार हैं तो कहीं कोई गधे पर सवार बहन अपने भाई को चुप करवाने की कोशिश कर रही है तो ये बच्ची अपनी माँ के ठीक होने की उम्मीद में है। कोई अपनी माँ को उठाए ले जा रहा है तो कहीं कोई बाप अपनी बेटी को कंधे पर उठाए ले जा रहा है। ये मासूम बच्चा तो अपना सर पकड़े बैठा है। फसादात की वजह से गलियां सूनी पड़ी हैं। हर तस्वीर तबाही की दास्तान सुनाती है। कहा जाता है कि उस वक्त 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1,50,00,000 से ज्यादा बेघर हुए। ये कहानी है एक ऐसी जमीन की जो बट गई। ये कहानी है उन ख्वाबों की जो चकनाचूर हो गए। ये कहानी है हिंदुस्तान की तकसीम की जो 1947 में एक हकीकत बनी मगर लाखों दिलों पर एक ना भरने वाला जख्म छोड़ गई। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान वजूद में आया मगर ये तकसीम सिर्फ जमीन की नहीं थी बल्कि दिलों की, खानदानों की और सदियों पुरानी यादों की भी थी। लाखों लोग अपने घरों, गलियों, बाजारों और जमीनों को छोड़ने पर मजबूर हुए। कुछ हंसते बसते शहरों में अचानक खामोशी छा गई तो कहीं चीखों पुकार और आंसुओं का तूफान बरपा था। इस तकसीम से कई खानदान खत्म हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए और भाई भाई से जुदा हो गया। गांव वीरान हो गए। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की मदद की, नफरत के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी जलाई। आइए आज आपको दिखाते हैं तकसीम के वक्त की वो तस्वीर जो बरे-सगीर की तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गई। कभी इस खित्ते का नक्शा कुछ इस तरह का था और फिर 1947 की तकसीम के बाद ये खित्ता 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इस तस्वीर में कोई अपनी साइकिल लिए जा रहा है तो कोई बैलगाड़ी पर सवार है और कोई पैदल ही जा रहा है। तो कहीं एक बाप ने तराजू के एक पलड़े में अपने बच्चे को बिठाया हुआ है तो दूसरे पलड़े में सामान बांधे ले जा रहा है। सदियों से इन इलाकों में बसे हुए लोग अपना घर बार छोड़कर नए इलाकों को चल दिए। भारत की नामवर मुसन्निफा और शायरा साजिदा जैदी जो उस वक्त दिल्ली में थी, उन्हें भी इस कत्लो गारत के दौरान करोल बाग में अपने घर को ताले लगाकर मौलाना अबुल कलाम आजाद की रिहाइश गाह में पनाह लेना पड़ी थी। उस वक्त जो हालात थे उनके बारे में वो अपनी बायोग्राफी नवाए जिंदगी में लिखती हैं कि इंसानों के दिल और दिल्ली के दरो दीवार कांप उठे थे। दिल्ली की जमीन सुर्ख और आसमान स्याह हो गया था। यही हाल पंजाब का हो रहा था, यही उत्तर प्रदेश का और यही बंगाल का। दिल्ली में 24 घंटे का कर्फ्यू था। इसके बावजूद बुलवाई अंदरूनी गलियों में मुसलमानों का किश्तो खून कर रहे थे। लाशों से भरी गाड़ियां आ रही थी और जा रही थी। इंसानों की खौफनाक तरीन जिबिल्लत, हलाकत, नफरत, तासुब, बर्बरियत बेनकाब हो रही थी। तहजीब का पर्दा चाक हो रहा था। सियासत का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका था। 1947 में आज़ादी का ख्वाब तो पूरा हो गया था लेकिन ये एक ऐसा ख्वाब था जिसकी ताबीर में बिछड़ने की दास्तानें रकम हुई, बस्तियां वीरान हुई और इंसानियत लहूलुहान हुई। तकसीम हिंद के फौरन बाद पैदा होने वाले अंधोनाक हालात में भारत में रह जाने वाले मुसलमान इंतहाई मायूसी और उदासी का शिकार हो चुके थे। उनकी बड़ी तादाद अपनी जान बचाने की खातिर अपने घरों को ताले लगाकर हिफाजती कैंपों में डेरे डालने पर मजबूर हो गई थी। इनमें से कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान चले जाने के लिए एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहे थे। ताहम अक्सरियत वो थी जो हिजरत करना ही नहीं चाहती थी लेकिन अपनी कौमी और सियासी शनाख्त खो जाने और अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद भी थे। मेरे दादा भी इन्हीं लोगों में से एक थे जिनको 1947 की इस तकसीम में इंडियन पंजाब के खानपुर से अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ा। तकसीम के बहुत से किस्से मैंने उनसे सुने थे। इन तस्वीर को देखकर आज इन लोगों के घर छोड़ने की तकलीफ का अंदाजा होता है। उनकी ख्वाहिश भी थी कि वो एक बार खानपुर में मौजूद उनकी हवेली जिसको वो याद किया करते थे देख कर आए और इसी ख्वाहिश को लिए
وہ इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो खैर, सरहद की लकीर तो खींच दी गई, लेकिन आबादी की मुंतकली की कोई बाकायदा मंसूबा बंदी तो की ही नहीं गई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि फसादात फूट पड़े। बस फिर क्या था, नफरत की दीवारें भी खड़ी हो गई, दोस्त दुश्मन बन गए, हमसाए कातिल बन गए। पंजाब के मासूम और अमन पसंद अवाम जो सदियों से साथ रह रहे थे, अचानक वहशी दरिंदे बन गए। दोनों तरफ से खून की होली खेली गई। पंजाबियों ने खूब एक दूसरे का खून बहाया और कई लाख अफराद लुक़्मे अजल बन गए। इसके अलावा लूट मार, आतिशज़दगी और आबरू रेजी के वाक़यात से इंसानियत की जिस तरह तज़लील हुई, वो शायद तारीख कभी ना भुला पाएगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं, आज़ादी के दूसरे दिन ही फिरका वाराना झगड़ों की खबरें राजधानी यानी दिल्ली पर गहरी तारीकी फैलाने लगी थी। ये खबरें कत्ल, मौत और बेरहमी की थी। ये पता चला था कि मशरकी पंजाब में हिंदू और सिख हजूम मुसलमानों के देहात पर हमला आवर हुए हैं। वो घरों को आग लगा रहे हैं और बेगुनाह मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। ऐसी ही खबरें मगरबी पंजाब से आई थीं। मुसलमान बगैर किसी तफरीक के हिंदुओं और सिख फिरके के मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। पूरा पंजाब बर्बादी और मौत का कब्रिस्तान बनता जा रहा था। जब मगरबी पंजाब की खून रेजी की खबरें दिल्ली पहुंची तो सरकश लोगों का हजूम शहर के मुसलमानों पर टूट पड़ा। दिल्ली में इन कातिलाना हमलों को मुनज़्ज़म करने में सिखों ने नुमायां हिस्सा लिया। इन सब वाक़यात को देखें तो जो लोग ना भी आना चाह रहे थे वो भी यहाँ आने पर मजबूर हुए, और जो यहाँ पर सदियों से रिहाइश पजीर थे उन्हें अपना घर बार छोड़कर नए मुल्क की राह लेना पड़ी। इस सफर में बहुत सी ट्रेनें रवाना तो हुई, मगर मंजिल पर लाशें पहुंची। इस तकसीम से उस वक्त 10 लाख से जायद लोग लुक़्मे अजल बन गए और 1,50,00,000 से ज्यादा बेघर हुए। न घर रहा न जमीन। लाखों लोग खाली हाथ सिर्फ उम्मीद लेकर नए देश की तरफ निकले, मगर नई जमीन पर सब कुछ नया ना था। वही गुर्बत, वही भूख, वही जख्म और वही बिछड़ने का गम। इन तस्वीर को देखकर आज़ादी की कीमत और तकालीफ का तो तसव्वुर भी मुश्किल है। कहीं हिजरत करने वाले लोगों का सामान, बैलगाड़ियां जो मजहबी तनाज़ात की वजह से बड़े पैमाने पर नकल मुकानी के दौरान दरियाए ब्यास के किनारे सैलाब आने की वजह से पानी की नजर हो गया। ये तस्वीर है हुमायूं के मकबरे की, जहां मुसलमान पनाहगज़ीनों का कैंप है। यहाँ पर हजारों की तादाद में मुसलमान जमा हुए ताकि एक काफिले की शक्ल इख्तियार करके पाकिस्तान की तरफ रवाना हो सके। ये तस्वीर भी शायद दिल्ली पुराने किले के साथ वाक़े महाजरीन के कैंप की है। ये भी उसी कैंप में मौजूद हजारों मुसलमान जो फसादात के दौरान होने वाले कत्लो गारत के खौफ से अपना घर बार छोड़ चुके थे। साफ पानी को हासिल करने के लिए लोग कतार लगाए खड़े हैं। हर तस्वीर दुख की एक अलग दास्तान सुनाती है। लोगों के मुस्कुराते चेहरे अब दुख की दास्तान बन चुके थे। नए देश में कुछ खुश थे, कुछ वीरान। जो पीछे रह गए थे वो अपनों की याद में तड़पे, जो आगे बढ़ गए वो माजी की राख में अपना मुस्तकबिल तलाश करते रहे।